हेलो एडीआरियंस। तो आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एडीआर पर। बच्चों, जैसा कि आप टाइटल से जान ही गए होंगे कि आज हम लोग इस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल को लगाने के जो कॉन्सेप्ट होते हैं मेन उनको डिस्कस करेंगे। ज्यादा देर का वीडियो नहीं होगा आज, तो पूरा वीडियो देखिएगा और समझ में आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी हम लोगों के साथ समस्या क्या आती है, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं थ्योरी तो बहुत इजी है, समझ में आ गई, बट जब न्यूमेरिकल की बारी आती है तो आप कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये कहां से एकदम से एक इंसान उठा उठा श्रीलंका पहुंचा, जब तक श्रीलंका में देखते देखते लो भैया लंदन पहुंच गया। तो इतनी जल्दी इसके कॉन्सेप्ट कैसे कैसे चेंज होते हैं और कैसे क्या फार्मूले लग जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर आज इस प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि अक्सर वो कहते हैं सर थ्योरी तो बहुत ठीक है, अच्छे से समझ में आ रही है, बट न्यूमेरिकल में बड़ी प्रॉब्लम होती है, पता नहीं हर जगह पर तो कॉन्सेप्ट चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा क्या, मतलब उसमें फार्मूले चेंज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल लगवाने का क्या मतलब है, मैं आपको 20-20 मिनट के वीडियोस डाल के दूंगा, जिसमें मैं एक एक वीडियो में 4 से 5 न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करूंगा, वो भी एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के बिहाफ पर। और इसके लिए मैं जो आप लोगों के जो आईएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, यहाँ पर इस सीरीज में न्यूमेरिकल की जो सीरीज है इसमें आपको एनसीईआरटी के सभी न्यूमेरिकल्स, उसके अलावा जो आपकी एक पॉपुलर बुक है नूतन की, नगीन की, यानी कुमार मित्तल नाम से इसके, उसके अलावा जो सीबीएसई में चलती है अलग अलग बालाजी पब्लिकेशन वगैरह की, उन सभी के जो हमारे कॉमन होंगे वो मैं बता दूंगा कि ये सभी बुक में कॉमन न्यूमेरिकल है। बाकी जो जिस भी बुक में एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल होगा वो मैं यहाँ पर आपको लगवाने वाला हूँ। तो जो बच्चे नीट की भी तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर न्यूमेरिकल के अपने पोर्शन को क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए जरा समझते हैं कि मैं आज इस वीडियो में आपको क्या समझाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स के न्यूमेरिकल लगाने हैं। तो आपको तो सभी चैप्टर के लगाने हैं, बट आज मैं ये जो बता रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर, वैसे तो अगर एनसीईआरटी वाले बात करें तो उनके तो फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ वगैरह सब कुछ आ जाता है, गॉस थ्योरम भी आ जाती है, बट अगर रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो मैं यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर यानी कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इतने के बारे में डिस्कस करूंगा। गॉस थ्योरम रेफरेंस बुक में एक अलग चैप्टर है तो उसको मैं अलग से ही डिस्कस करूंगा। तो चलिए जरा समझते हैं इस चैप्टर में हमें कैसे कैसे न्यूमेरिकल और किस किस टाइप के मिलेंगे। तो सबसे पहले चलिए याद करते हैं हम लोगों ने पढ़ा क्या था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज क्या होता है, चार्ज के टाइप्स के बारे में, फिर चार्ज की क्वालिटीज के बारे में। जैसी बात चार्ज की क्वालिटीज की आई थी, उसमें सबसे पहली जो क्वालिटी ये थी वो ये कि चार्ज जो है वो अपोजिट टाइप के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम टाइप के क्या करते हैं, रेपल करते हैं। हालांकि लोग चाहते हैं हम एक जैसे लोगों के पास बैठे, लेकिन जब कुछ और मामला आ जाता है तो एक जैसे लोग नहीं चाहिए होते, अपोजिट चाहिए होते हैं। मतलब कहने का क्या, पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव को और निगेटिव जो है वो निगेटिव को हमेशा क्या करता है, रेपल करता है, यानी ये दोनों एक दूसरे को लात मार के भगाते हैं। अच्छा, अब जैसे किसी को लात मारनी है तो ऐसे मारते हो क्या, नहीं, तेज झाग से ऐसे मार देते हो। तो ये जो आप लात मारने का प्रोसेस है, इसमें आपके लात मारने की जो डायरेक्शन है वो पैर से जो मार रहे हो उसको, वो डायरेक्शन है क्या, अपने से बाहर की तरफ। कहां से, अपने से बाहर की तरफ। इस बात को याद रखिएगा। यानी रेपल करते समय अगर हम किसी रेपल्सन में डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही हो कि हमें दिखाना हो किस डायरेक्शन में रेपल कर रहे हैं, तो वहां पर जो चीज रेपल कर रही है, मतलब जो किसी को लात मार रही है, उससे एरो निकलेगा और हमेशा कहां जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। इन केस ऑफ अट्रैक्शन, इन केस ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के केस में, अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है तो उसका एरो वो अपने पे अंदर की तरफ आने देगा, मतलब वो उस पॉइंट की तरफ ये नोक होगी, और जब रेपल होगा तो पॉइंट से दूर हटने वाली नोक होगी। ये बात यहां पर याद रखिएगा। तो अपोजिट टाइप के चार्जेस अगर हो, अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, या एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो, तो यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन यानी आकर्षण, और यहां पर क्या होगा, रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होगा। तो समझ पा रहे होंगे कि जब भी सेम टाइप के चार्ज होंगे वो दोनों एक दूसरे को लात मार के भगाएंगे। अपोजिट टाइप के होंगे, प्यार से बैठ के बुला लेंगे, आओ बेटा घूमने चलते हैं, आओ बाबू घूमने चलते हैं ना। तो यहां पर क्या है, ये हो गया फर्स्ट और सेकेंड। अब यहां पर दूसरा जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है
ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फिर हमने उसी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ा था? क्वांटाइजेशन ऑफ, यस आप सही समझ रहे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब Q इक्वल्स टू NE। ये हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा सेकेंड। अब इसमें चलिए जरा समझते हैं कौन कौन से टर्म है। सबसे पहली चीज यहाँ पर Q आई है। Q जो है वो सिंबल है किसका? चार्ज का। अब कहीं पर चार्ज दिया है, ये कैसे पहचाने? तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसी की प्रॉपर्टी में छुपा है। चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम होती है। यानी कहीं भी अगर कूलम लिखा दिख जाए, जैसे लिखा है 2 कूलम 5 कूलम, तो दैट इज चार्ज, आवेश, सीधी सी बात। तो यहां पर हम क्या करेंगे? Q निकाल लेंगे। फिर उसके बाद ये E जो है बेटा, E जो है वो नर्सरी में ही बता दिया गया था आपको कि E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। यानी E पर E भी इस एक टाइप का चार्ज ही होता है। प्रॉपर्टी बताई थी तब मैंने बताया था। E भी क्या है? नहीं पढ़ा है तो जल्दी आप जाकर के वो वीडियो, इसको देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखिएगा। E जो है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। और यहाँ पर E यानी इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा कैसा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है। तो यहाँ पर Q बराबर NE में E भी पता चल गया। E तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये N कौन सी बला है? N समझिए, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर चार्ज दिया है और मुझे बताओ 5 कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे? Q इक्वल्स टू NE वाला। यानी जहां पर इलेक्ट्रॉनों और चार्ज के बीच में कोई रिलेशन दिया जा रहा हो, चार्ज भी बात हो रही हो, इलेक्ट्रॉनों के नंबर इसकी कुछ बात हो रही हो, तो समझ लो तुरंत कौन सा लगाना है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाना है। और इस टाइप के क्वेश्चन बेटा एक एक नंबर में ही मिलते हैं, लॉन्ग टाइप में नहीं मिलते। बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है ये। तो ये हमारे पास सेकंड होता है इंपॉर्टेंट, जो चार्ज में हम लोगों ने पढ़ा था, Q इक्वल्स टू NE। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी ना तो चार्ज आप बना सकते हो यानी उत्पन्न कर सकते हो, ना ही आप उसे नष्ट कर सकते हो। सिर्फ चार्ज का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। यानी अगर कहीं पर भी हमने कहा कि ये 5 कूलम का चार्ज था, क्या था? 5 कूलम का चार्ज था, और यहां पर इससे कुछ चार्ज इसको दिया गया, तो ऑब्वियस है वहां पर ट्रांसफर ऑफ क्या रहा होगा? चार्ज, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहा होगा। और उस ट्रांसफर के केस में अगर पूछ ले कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इससे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, वहां पर भी हम क्या लगाएंगे? Q इक्वल्स टू NE। यानी वही बात हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो बताना है। तो इस कॉन्सेप्ट में भी हम लोग क्या लगाएंगे? Q इक्वल्स टू NE लगाएंगे। बेसिक सी बात है ना बच्चों वाली। तो ये हमारी चार्ज के प्रॉपर्टीज से कुछ बेसिक सी बातें थी, ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, और जैसे हम लोग चार्ज को पढ़ चुके थे, तुरंत ही कूलम भाई साहब ने आकर के एकदम धमाका मचा दिया था। क्या धमाका मचाया? उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि देखो हम जो कह रहे हैं उस चीज को ही आप क्वेश्चन में भी डायरेक्ट पढ़ोगे। उन्होंने क्या कहा था कि 2 रेस्ट में पॉइंट चार्ज, 2 रेस्ट में मतलब एक चार्ज यहां पर होगा, एक चार्ज यहां पर होगा। और पॉइंट चार्ज होने का मतलब क्या है कि इसकी भी एक फिक्स वैल्यू रही होगी, 2 कूलम 5 कूलम 25 कूलम जो भी रही हो, माइक्रो कूलम जो भी रही हो, फिक्स इसकी वैल्यू रही होगी चार्ज की। और यहां पर भी जो चार्ज दिया है इसकी भी फिक्स वैल्यू रही होगी। अब ये चार्ज इक्वल भी हो सकते हैं, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों प्रोटॉन, दोनों अल्फा पार्टिकल, दोनों 5-5, दोनों 10-10, या फिर क्या हो सकते हैं? अलग अलग मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं, 1-2 तो 1-5, एक इलेक्ट्रॉन तो एक प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर हम ये केस लेते हैं जनरल सा कि 2 चार्ज हैं, एक की वैल्यू Q1 है और एक की वैल्यू Q2 है। मतलब Q1 और Q2 आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है Q1 और Q2 आपस में इक्वल ना भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो, या ऐसा भी हो सकता है दोनों निगेटिव हो, या ऐसा भी हो सकता है एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो। तो ये सभी केस हो, उनसे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और अगर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर कूलम्स लॉ में जो हमें फार्मूला मिलता है वो क्या मिलता है? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमें फार्मूला मिलता है। इसमें से ये बेटा जो टर्म है आपका, ये तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? इसकी वैल्यू तो नर्सरी में बता दी गई थी, 9 इंटू 10 टू पावर 9 क्या होती है यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास है ये तो हो गया कांस्टेंट, तो इससे तो डरना नहीं है, तो हर बार पता ही होगा। अब यहां पर हमारे पास कितनी चीजें मिली? 3।
पहली चीज क्या, फोर्स। अब कोई चीज में क्या हो सकता है, आपको न्यूमेरिकल में शायद ये दे दिया जाए कि दो चार्ज एक दूसरे से 0.1 मीटर डिस्टेंस पर है, कोई दो चार्ज है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक दूसरे से 0.1 मीटर पर है और वो दोनों एक दूसरे को 18 न्यूटन के फोर्स से रेपल कर रहे हैं। तो इस केस में जरा गौर फरमाइएगा, क्या दिया था आपको, फोर्स गिवन था और क्या गिवन था, डिस्टेंस गिवन थी। मतलब क्या निकालना था, चार्ज निकालना था। अगर सेम टाइप के हुए तो दोनों तो Q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, एक ही वैल्यू निकालनी है। लेकिन अगर अपोजिट टाइप के हुए, मतलब वहां पर क्या दिया, दो अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, अब यहां मामला फंसेगा। तो समझो क्या, तब आप पहले तो यही लगाओगे फॉर्मूला, क्योंकि F और R दिया है तो Q के बीच रिलेशन निकल के आएगा। तो वहां पर आपको मिलेगा Q1 इंटू Q2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, Q1 इंटू Q2 मिल जाएगा। अब Q1 Q2 अगर मिल गया है तो ऑब्वियस है Q1 और Q2 में ही रिलेशन देने वाली कोई ना कोई और बात वहां जरूर मौजूद होगी। शायद ये दे सकता है कि सम ऑफ चार्जेस दिया हो, या सब्सट्रैक्शन ऑफ चार्जेस दिया हो, या कुछ भी दे सकता है ना। तो उस केस में यहां से एक वैल्यू निकल आएगी और वहां पर जो दिया होगा वो दो इक्वेशंस का आपस में यूज करके हम Q1 और Q2 की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा फार्मूला यूज होगा। और यहां पर बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, दो चार्ज आए हैं तो तुरंत हवा में चार्ज ले लो, अगर हवा में नहीं है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हो तो यही फार्मूला बस थोड़ा सा क्या हो जाता है, गिरगिट बन जाता है, अपना रंग बदल लेता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन K। मतलब इसी फार्मूले में लगा करके नीचे अपॉन में क्या लिख देना, K लिख देना, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इससे आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एयर की जगह तुम चाहे जहां रखवा दो यार, हम इससे निकाल लेंगे वैल्यू, है ना। अब कोई कठिन बचा, नहीं बचा। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, इस फार्मूले से ये दोनों जो अभी फार्मूले लिखे ये स्केलर फॉर्म में लिखे, कैसी फॉर्म में लिखे, स्केलर। लेकिन अगर इन्हीं स्केलर की जगह फॉर्म हो जाए वेक्टर, तब तो खेल स्टार्ट होता है। चलिए जरा समझते हैं उस खेल को। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो मैं सिर्फ आपको एक जुगाड़ बताने जा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में इन दो चीजों के अलावा तीसरी चीज नहीं मिलेगी। वेक्टर फॉर्म जब लग रहा होगा, कूलम्ब्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म लग रहा होगा। अब वेक्टर फॉर्म कब लग रहा होगा, जब दो से ज्यादा चार्ज हो जाएंगे। वहां पर खाली दो नहीं बचे, अब कितने हो गए, दो से ज्यादा, तीन चार्ज हो सकते हैं, मतलब ट्रायंगुलर फॉर्म में रखे हो, चार चार्ज हो सकते हैं, मतलब या तो स्क्वायर पे रखे हो या तो रेक्टेंगल पे रखे हो, इन द सेंस कहीं पर भी रख सकते हैं, वो यार उनका राज चलता है ना। तो वहां पॉलीगन होगा। तो वहां पर क्या होगा कि जब दो से ज्यादा चार्ज हो, मतलब जब पॉलीगन शेप में चार्ज रखे हो, तब वहां पर हम यूज करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में जैसे हम लोगों ने डिराइव किया था R1 वेक्टर R2 वेक्टर बना बना करके, तो ऐसा करेंगे तो यार थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसके लिए हम लोग 11th में जो चैप्टर पढ़े थे वेक्टर एनालिसिस, उसके कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। क्या था कॉन्सेप्ट, चलिए जरा समझते हैं। अगर मान लो कोई जैसे एक पॉइंट है, या हमने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक, इसी पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, कोई फोर्स सीधे या ऐसे ना लगा करके हल्का सा तिरछा लगा रहे हूं। मतलब ये कोई पॉइंट ए है, इस पर कोई फोर्स जो है वो सीधे या तो ऐसे, अब जरा समझो, मान लो जैसे क्या कि मैं अगर जैसे एग्जांपल लूं, आप यहां पर देख पा रहे हो, मेरे पास कुछ फोटोज टंगी हैं, आप ही बच्चों के गिफ्टेड हैं। तो यहां पर क्या है कि मैं उस कील से इस चीज को खींच रहा हूं, तो या तो एक तरीका एकदम इसको सीधे ऐसे खींच लूं, एकदम सीधे, है ना। अगर कील को ऐसे एक्स एक्सिस पर मानूं और ऐसी चीज को वाई एक्सिस मानूं, तो यहां पर ये देखो, वो कील जो लगी है वो ये है, हम उसको ऐसे खींच रहे हैं फोटो फ्रेम को, तो यानी ये किस एक्सिस के अलाउंग खींच रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलाउंग। उसी की जगह अगर मैं इसको ऐसे की जगह, यहाँ पर भाई टूटना नहीं है, बड़े प्यार से गिफ्टेड है, अब मैं इसको क्या करूं, खींचू ऐसे, तो ये किसके अलाउंग जा रहा होगा, वाई के अलाउंग। तो यानी या तो ऐसे सीधे या तो ऐसे सीधे खींचू, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधा से बात है। क्या करेंगे, अब अगर किसी एक पॉइंट पर कोई चीज ऐसे खींची जा रही है या ऐसे खींची जा रही है, ठीक, तो फोर्स जो होता है वो एक्शन रिएक्शन लॉ को मानता है, वो चाहे कोलम्बियन फोर्स हो या न्यूटोनियन फोर्स हो, यानी ग्रेविटेशनल हो, ये मानेगा एक्शन रिएक्शन लॉ को। तो अगर इधर कोई फोर्स का मैग्नीट्यूड है तो इधर साइड में मैग्नीट्यूड लगा होगा, ऑब्वियस लगा होगा।
इधर कुछ लगा है तो इधर भी कुछ लगा होगा, तब तो हम भाई जो डायरेक्शन। अब हाँ जरा एक बात और, कई बच्चे गलती कर देते हैं, चलिए मैं जरा एक एग्जाम्पल लेकर के एक बात को क्लियरिफाई कर देता हूँ। हमें कूलम भाई साहब ने बताया था कि जो भैया हम होते हैं यानी जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के, मतलब दोनों चार्ज के मल्टीपल के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। यहां समझो इन दोनों का प्रोडक्ट जितना बड़ा फोर्स उतना बड़ा, इसमें R जितना बड़ा F उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। तो जरा समझो क्या, हमने मान लो ये कोई एक स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया, स्क्वायर। यहाँ पर एक चार्ज Q रख दिया, 2Q रख दिया, यहाँ पर 3Q रख दिया, और यहाँ पर Q, चलो यहाँ पर रख दिया 2Q। अब जरा समझिएगा, हमने कहा इस पॉइंट पर बताओ कौन कौन फोर्स लगा रहा है। चलो देखते हैं। पहली बात तो सब पॉजिटिव है, सब एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल करेंगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को लात मार के भगाएगा। हम बात कर रहे हैं किसके सेंस के लिए, Q के लिए। अब ये Q इस 3Q को लात मार के भगा रहा होगा, तो 3Q भी Q को लात मार के भगा रहा होगा, और भगाना इन द सेंस ये लात अपने सीधे में ही मारता है। फोर्स जो है ये नहीं कि वो ऐसे नहीं चालाकी नहीं करता, ऐसे मुक्का मारेगा, वो ऐसे ही मुक्का मारेगा, है ना। हिंदुस्तानी आदमी है, सीने पर गोली खाएगा लेकिन पीठ पर नहीं खाएगा। तो यहाँ पर मामला क्या है कि यहाँ पर क्या है कि ये क्या करेगा, 3Q इस Q को क्या करेगा, धकेलेगा इन द सेंस इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग ही धकेलेगा। तो यहाँ Q और 3Q को मिलाने वाली ये लाइन है, इसी के अकॉर्डिंग वो धकेलेगा आगे की ओर। यानी अब 3Q फोर्स लगा रहा है Q पर, तो यहाँ पर हमने फोर्स लगा दिया ये, और ये किसकी वजह से, इसका नाम रख देते हैं ABCD, मान लो कुछ भी नाम रख दिया। तो फोर्स क्या कहेंगे, ऑन A, किसकी वजह से, B की वजह से, ऐसे ऊपर लग रहा होगा। ठीक, हमने पढ़ा था एक्शन रिएक्शन लॉ, वो क्या कहता है, जितना फोर्स Q लगा रहा है 3Q पर उतना ही 3Q Q पर लगा रहा है, तो Q 3Q पर इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये F भी अपोजिट होंगे लेकिन इक्वल के होंगे। ठीक, अब जरा समझिएगा यहाँ पर, अब ये 2Q लगा रहा है और ये क्या है Q। अच्छा एक बात बताओ, 3Q और Q मिलकर के 3Q स्क्वायर बनाएंगे, Q स्क्वायर को साइड रखो, मल्टीप्लाई में कितना आया 3, 2Q और Q मल्टीप्लाई होकर के 2Q स्क्वायर बनाएंगे, Q को स्क्वायर साइड में रखो तो 2, यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 2, 3 बड़ा या 2, 2 तो नहीं बड़ा है ना, ये तो सबको पता है। तो अब यहाँ पर 3 बड़ा है, इसलिए इसकी लंबाई जितनी बड़ी बनाई है, ये एरो तुमने जितना बड़ा बनाया है उसके कंपैरिजन में इसको बनाते समय इसके कंपेयर में छोटा ही रखना। अब मैं कंजूसी कर रहा हूं यार, चौक बचा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ज्यादा बड़ा एरो बनाया, यहाँ पर पता था फोर्स क्या लग रहा है, कम लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स के मैग्नीट्यूड इनके मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में छोटे हैं, तो हमने एरो भी छोटा बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने, बहुत काम आई कि सारे न्यूमेरिकल्स में वेक्टर थे। कई लोग जल्दी जल्दी में बड़ा छोटा कुछ ध्यान नहीं रखते, ध्यान रखना पड़ेगा भैया, ये 11th नहीं 12th है, ठीक। एक दो नंबर खिसक जाते हैं ध्यान ना रहने की वजह से, तो बड़ी समस्या है, ये मत सोचना पेपर नहीं होंगे। अब इसके बाद एक ही 2Q भी तो बैठा है, 2Q भी फोर्स लगा रहा होगा, और फोर्स हमेशा बेटा क्या मिलता है, कैसे लगता है, उस लाइन पर जो लाइन उन दोनों फोर्स को मिलाती है उसी लाइन के अकॉर्डिंग ही फोर्स वर्क करता है। तो Q और 2Q को मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग ही क्या लग रहा होगा, फोर्स। अब जरा एक बात बताओ, कह दो सर ये Q और 2Q था तो ये भी फोर्स से बराबर, भाई जितना लगा रहे उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, ये Q और 2Q भी लगाएगा ना 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 ना, ऐसी गलती नहीं है। समझो स्क्वायर लिया था तो ये सब साइड्स थी इक्वल, अब ये जो है डायगोनल है, और डायगोनल की लेंथ क्या होती है, √2 इंटू साइड होती है। अगर इसको मैंने a माना तो ये √2a होगा, तो मतलब अब इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, इसके कंपैरिजन में √2 टाइम्स बढ़ गई, यानी r बढ़ गया तो फोर्स घट जाएगा। मतलब ये एरो जितना छोटा था उससे भी छोटा ये एरो बनाना है। तो मैं थोड़ा समझाने के लिए समझो, FAB वाला एरो इतना बड़ा था, तो ये जो FAC वाला एरो है मैंने उसको इतना बड़ा बनाया, और जो हमारे पास FAD वाला एरो है वो और छोटा बनाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें तीनों बातें ये दिखा रही हैं, एरो दिखा रहा है फोर्स की डायरेक्शन को, और ये जो इसकी लेंथ है जो हमने एरो ड्रॉ किया है उस लेंथ से हमें पता चल रहा है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। तो ड्रॉ करते समय ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन अक्सर लोग ध्यान नहीं देते इस बात का, तो इस बात को बहुत जरूरी है याद रखना। तो चलिए ये बात आपको अब इतनी तो समझ में आई होगी कि एरो का कैसे क्या सिलसिला रहेगा। अब जरा समझो, अभी यहां पर क्या है, कहा ए पॉइंट पर अगर फोर्स तिरछा लग रहा हो,
किसी एंगल पर, तो तुरंत बिना देरी किए एक बेस और एक वर्टिकल, दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल, ठीक, और इट इज कॉल्ड वर्टिकल, यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ये दो चीजें होती हैं। अब यहां पर कैसे याद रखें कौन क्षैतिज कौन ऊर्ध्वाधर घटक है? तो देखो कोई भी फोर्स जब किसी थीटा एंगल पर लग रहा हो तो उसके क्या होते हैं, कई सारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं। कई सारे कंपोनेंट मतलब क्या, दो कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। जब क्या हो, फोर्स लाइन के अकॉर्डिंग ना लगे, थीटा एंगल पर लगे, थोड़ा तिरछा लगे, मतलब तुम चेयर को ऐसे नहीं ऐसे उठा रहे हो, उस केस में दो कंपोनेंट होंगे। अरे समझो यार, चलो अच्छा बाद में समझना। तो अब यहां पर देखो दो कंपोनेंट होंगे, तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे, दो, हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। कैसे याद रखें, बहुत आसान तरीका है। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ये तो बैठे ही है बियर पीने के लिए, है ना। तो यहां पर देखो P मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वाला, ऊपर लगने वाला, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल। तो जब भी वर्टिकल कंपोनेंट की बात आए तो मतलब परपेंडिकुलर वाले की बात हो रही है। परपेंडिकुलर P अपॉन H किस में आता है, साइन थीटा में। तो जब भी वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो तो वहां क्या लगेगा, साइन थीटा। इफ इट इज R देन दिस इज R साइन थीटा। और यहां पर ये जो लगेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, R cos थीटा। क्यों, हॉरिजेंटल मतलब बेस, और बेस किस में आता है, cos में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज जो घटक होगा वो हो जाएगा R cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा R sin थीटा। बहुत ही बेसिक सी बात थी, याद रखने लायक है। उसी की जगह एक और मेथड होता है। कौन सा मेथड, वो मेथड होता है बेटा रिजल्टेंट निकालने का, मैथमेटिकल मेथड। उसमें क्या करते हैं, R के लिए यानी जो रिजल्टेंट निकालना हो, जब यहां पर क्या हो, तिरछा फोर्स ना लग के एक इधर लग रहा हो एक इधर लग रहा हो, तो जरा समझो। अब जैसे मुझे क्या करना है, रथ दौड़ाना है। क्या दौड़ाना है, रथ। रथ सब लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो महाभारत देख लो, रथ दिखाया गया उसमें, रामायण में भी है ना। तो यहाँ पर क्या है, रथ जो होता है उसमें घोड़े हैं, बांधने होते हैं। मान लो मैं दो घोड़े बांधने, एक घोड़ा हमने बांध दिया जो ऐसे जा रहा था, एक घोड़ा ऐसे जा रहा था, तो क्या रथ चलेगा, नहीं। वो दोनों घोड़े इधर उधर लड़ते रहेंगे, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ेगा। पलटा दे वो बात अलग है। तो हम क्या करेंगे, उन दो जो घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं उन्हें हम एक डायरेक्शन में लाएंगे। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में लाएंगे। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन में लाना मतलब R लगा देना, ठीक, रिजल्टेंट निकालना। तो इन दोनों का एक डायरेक्शन में लाना मतलब रिजल्टेंट निकालना, और वो R का फार्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। क्या होता है, a² यानी अब यहाँ a क्या है, ये a है, ये b है, तो √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। ये फार्मूला याद रखना। अब कौन सा ये फार्मूला हम नहीं याद कर पाएंगे, बहुत ज्यादा फार्मूले आप लिखवा रहे हैं। मैं तुम्हें जुगाड़ बताता हूँ। क्या, कभी भी देखना, अगर a और b एक दूसरे के 90 पर हो, क्या हो, 90 डिग्री पर, तो ये चीज हटा देना। खाली फार्मूला क्या बनेगा, R = √a² + b²। cos क्यों, यार cos 90 क्या होता है, 0, तो ये हट गया, √a² + b² बचा। आपकी बुक की खास बात बताएं, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन ऐसे दिए ना, उनमें इधर चीज और इधर चीज ज्यादातर में, सब में नहीं, ज्यादातर में सेम है। क्या है, सेम, मतलब जितना a है उतना ही b भी है। तो सीधा सा तुम्हें हम मेथड बताते हैं। उस केस में ये जो R होगा √2 टाइम्स a होगा। a या b कुछ भी लिख सकते हो, √2 टाइम्स हो जाएगा। बस सिंपल सी बात याद रखना, इतनी सी। तो ये जो आपको यहाँ बात याद रखनी थी वो इस वजह से, क्यों, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन मैटर करेगी, और डायरेक्शन के लिए ही ये कहानी हमें पढ़नी पड़ी। ना समझ में आए एक बार वीडियो फिर से चला के देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। 2 से 3 बार जहां इस वीडियो को आपने देख लिया, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टली क्लियर हो जाएंगे, और जब मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो तुरंत आपके दिमाग में बात घूमेगी। तो ये वीडियो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस लगा सकते हो। ये बेसिक सी बात थी। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फोर्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के भी न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बेटा हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वहां पर भी बवाल यही रहेगा, मतलब वहां पर भी कॉन्सेप्ट जोड़ने घटाने का ऐसा ही रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बहुत सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगाने की कोशिश करेंगे। बड़ा मजा आने वाला है इस सीरीज में। तो आई होप ये समझ में आया होगा। और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात,
Don't forget to subscribe and there is one more channel named Ramistry. रामिस्ट्री के नाम से मेरा एक और चैनल भी है जहाँ पर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आप लोगों के इतने प्यार की वजह से धीरे धीरे 1500 सब्सक्राइबर्स के ऊपर होने वाले हैं, हम लोगों के हो जाएंगे। तो अगर ऐसे आपका प्यार रामिस्ट्री पर भी नजर आ जाए तो क्या ही कहने। तो जल्दी से उसमें भी सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए, लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं, उसमें भी एकदम क्रिस्टली क्लियर कॉन्सेप्ट रहते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।